जब पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स और भुज के अंतरिक्ष से वापसी की जश्न मना रही है, हम औरंगजेब के कब्र को खोदने में लगे हुए हैं। जब चाइना डीप सी को नेशनल ट्रेजर घोषित कर रहा है, हम औरंगजेब के कब्र के नाम पर दंगे करने में लगे हुए हैं। जब अमेरिका जगह जगह टैरिफ्स लगा रहा है, तब भी हम औरंगजेब जो 300 साल ज्यादा हो गए जिसे मरे हुए, उसके कब्र पर हिंदू और मुस्लिम दंगे कर रहे हैं। जब अमेरिका में न्यूज है सुनीता विलियम्स और स्पेसएक्स के उस स्पेसशिप के वापसी का, चाइना में न्यूज है उनके ग्लोबल फंडिंग का, इंक्रीज इन ग्लोबल फंडिंग का, इंडिया में नेशनल न्यूज है 300 साल पहले मरे हुए एक आदमी के कब्र के नाम पर दंगे का। बड़ा दुर्भाग्यजनक है, जिस देश में बड़े बड़े महापुरुषों के वंशज तो हैं आज भी, लेकिन औरंगजेब का कोई वंशज है ये मुझे मालूम नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि वो एक क्रूर अत्याचारी शासक के रूप में जनमानस में उसकी छवि है। अब उसको लेकर के भारत में दंगे हो रहे हैं, इससे हमारी छवि गिर रही है। नागपुर में दंगा होना, जहां सैकड़ों वर्षों का इतिहास लोगों ने खंगाल दिया, जहां कभी दंगे नहीं हुए, वहां दंगे हो रहे। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में, वहां मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कोंडा। मैंने आज तक किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ये नहीं सुना कि 300 साल पहले कोई आदमी मरा है और उसके नाम पे दंगे हो रहे हैं। तो इस दंगे की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि पिछले 2 हफ्तों से विश्व हिंदू परिषद की ये मांग थी कि औरंगजेब के टॉम को गिरा दिया जाए, औरंगजेब के मकबरे को डिमोलिश कर दिया जाए। इनफैक्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं कि द टॉम ऑफ औरंगजेब वाज टू बी डेमोलिश्ड। और ये इसलिए होता है कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल मराठाओं से लड़ते हुए डेक्कन में बिताया और उसने मराठा पे बहुत जुल्म किए। इनफैक्ट 1670s के अर्ली ईयर्स में वो शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को पकड़ लेता है। छत्रपति संभाजी महाराज की उम्र उस वक्त महज 10 साल की थी और शिवाजी महाराज के साथ उनको भी कैद कर लिया जाता है। किसी तरीके से वो उस कैद से भागने में सफल होते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हालांकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता दूं कि मैंने छत्रपति संभाजी महाराज पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है और बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उसमें मैंने उनकी ब्रेवरी, कितने बहादुर तरीके से वो लड़ते थे औरंगजेब से, उनका वॉर स्टाइल क्या था, उनकी लॉयल्टी कैसी थी, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जरूर देखना। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर आता हूँ। तो औरंगजेब आखिरकार जब छत्रपति संभाजी महाराज को उनके ही जो 2 मंत्री थे वो धोखा देते हैं और औरंगजेब की गिरफ्त में जब छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं, तो उनको बहुत टॉर्चर वाली मौत दी जाती है। मतलब टॉर्चर भी इसे नहीं कहेंगे, इनह्यूमन मौत दी जाती है। उनके हाथों के नाखून निकाल लिए जाते हैं और वो जब जिंदा थे तब ये सब किया जा रहा था। उनके उंगलियों को काटा जाता है, उसके बाद उनके हाथों को काटा जाता है, उनके पैर को काटा जाता है। दिस टाइम छत्रपति संभाजी महाराज वाज अलाइव। और जब वो मर जाते हैं फाइनली, तो उनके बॉडी को पीसेस में करके नदी में, भीमा नदी वहां पे था, भीमा नदी में बहा दिया जाता है और फिर कुछ गांव वाले उस टुकड़ों को उठाते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र के लोग औरंगजेब से नफरत करेंगे ही करेंगे। और औरंगजेब कोई बहुत ऐसा राजा, हाँ, अपॉर्चुनिस्ट राजा था। जब उसे लगता था कि हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए, वो मंदिर बनवा देता था। जब उसे लगता था नहीं मुस्लिम्स नाराज हो रहे हैं, तो वही मंदिर वो तुड़वा भी देता था। ठीक है, और फिर मस्जिद बनवा देता था। औरंगजेब बड़ा ही अपॉर्चुनिस्ट टाइप सा था।
ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट वो बहुत खेलता था, हालांकि उसको हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं। बहरहाल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मुद्दा अभी ही क्यों उठा, जबकि देश में इतने सारे मुद्दे हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है। हमें IMF और वर्ल्ड बैंक बार बार कह रहे हैं कि आप कुछ करो, अदरवाइज जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी बहुत कम है हमारा, पर कैपिटा इनकम तो कम है ही, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है लोगों को। बहरहाल, मैं वापस आता हूँ वीडियो पे। अब जब विश्व हिंदू परिषद ये घोषणा करती है कि टॉम गिराना है, उसके बाद वो औरंगजेब का पुतला खड़ा करती है और उसमें एक हरा चादर, एक चादर जिसमें इस्लामिक लैंग्वेज मतलब एक कलमा लिखा हुआ था, कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी जो बहुत सैक्रेड मानी जाती है, उस कपड़े को जला दिया जाता है। अब इससे कुछ मुस्लिम्स की जो फीलिंग्स है वो आहत हो जाती है और उसके बाद वो रिटेलिएट करते हैं और उसके बाद दोनों तरफ झड़प होती है, हिंसा बढ़ उठता है। अब इसके जो मेन आरोपी थे फहीम खान, जिन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा में चुनाव भी लड़ा था, उनको इस दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अब वो पुलिस के गिरफ्त में। उनके साथ 50 और लोगों को, मतलब कुल 51 लोगों को अरेस्ट किया गया है। नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही नितिन गडकरी जो है वो चुन करके लोकसभा में आते हैं। इनफैक्ट जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो नागपुर के ही, वहां से ही विधायक बन करके आते हैं। तो ये दंगा नागपुर में होना थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि जहां से देश के जो परिवहन मंत्री है वो आ रहे हैं, महाराष्ट्र के CM आ रहे हैं, वहां दंगा हो गया, थोड़ी तो अटपटी लगती है। दंगा हुआ या दंगा कराया गया जस्ट फॉर वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक्स, हिंदुत्व इन द नेम ऑफ हिंदुत्व। और यहाँ पे मैं मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए यार? औरंगजेब का अगर कब्र गिर भी जाए तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? आप कभी एजुकेशन के लिए रोड पे नहीं निकलते हो, आप कभी हेल्थ के लिए रोड पे नहीं निकलते हो। आपको तो ये पता होगा, मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपको तो ये पता होगा ना कि एक कब्रिस्तान में अगर हम एक इंसान को दफन करते हैं, 100 साल 200 साल के बाद जब उसके ऊपर इतनी मिट्टी आ जाती है कि वापस से 5 फीट 4 फीट कोड़ करके हम किसी बॉडी को दफन कर सकते हैं, तो उसी सेम कब्र के ऊपर हम दूसरी कब्र बनाते हैं, है ना? फिर वो दफन होते हैं। हमारे जो 4 जनरेशन पहले पूर्वज थे वो जहां पे दफन हुए हैं उसके ऊपर आज किसी और का कब्र है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक आदमी का कब्र गिरा भी दिया जाए तो? हाँ, क्या फर्क पड़ जाएगा? सारे मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूं, आपको पता है हमारा इनरोलमेंट रेशियो मैं बता दूं, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या PhD हो, हर एक लेवल पर हमारा इनरोलमेंट रेशियो घट रहा है। अब इस वीडियो में मैं अपने दोस्तों को बता दूं, खास करके मुस्लिम दोस्तों को, कि हमारा ड्रॉप आउट रेट कितना ज़्यादा है। एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूडाइस प्लस और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE ये पब्लिश करती हैं। और इसमें बताया जाता है कि इनरोलमेंट अलग अलग कास्ट से, रिलीजन से, माइनॉरिटी ग्रुप से कितने आते हैं। सभी के इनरोलमेंट रेशियोज बढ़े हैं, मुस्लिम के घटे हैं। मैं आपको बता दूं कि 8.5% का ड्रॉप आउट आया है 2020-21 में। 2019-20 में हमारे पास तकरीबन 21 लाख स्टूडेंट्स थे, 2020-21 में सिर्फ 19 लाख स्टूडेंट्स इनरोल हुए। उसके बाद अपर प्राइमरी में जब हम सेम डेटा को कंपेयर करते हैं तो मुस्लिम स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8 14.42% का ड्रॉप आउट रेट देखा गया, ये बहुत ज़्यादा है। और हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 11th-12th में 10% ड्रॉप आउट रेट देखा गया है। यानी कि पहले अगर तकरीबन 100 लोग एडमिशन ले रहे थे तो अब 90 लोग एडमिशन ले रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? मुस्लिम्स पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम पढ़ते हैं ना, कास्ट सिस्टम था हिंदुओं में, दलितों को 1000 साल से पीड़ित किया गया। 20 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, 20 से भी ज्यादा, 23 साल पहले 2002 में एक रिपोर्ट आई थी सक्षर कमेटी की। उसमें बताया गया कि मुस्लिमों का जो सिचुएशन है वो दलित से भी ज्यादा खराब है। क्यों? आपको क्यों लड़ना है औरंगजेब के टॉम पे? आपको एजुकेशन पे क्यों नहीं लड़ना है? आपको हेल्थ पे क्यों नहीं लड़ना है? क्या हो जाएगा अगर उसका टॉम गिर भी गया तो? अरे इतना तो कॉमन सेंस लेकर के आओ। और मैं विश्व हिंदू परिषद वालों से भी पूछूंगा, आप अगर गिरा भी दोगे तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? देश को क्या फायदा हो जाएगा उससे? वहां डीप सीक बना रहा है, कोई चैट GPT बना रहा है, वो टेस्ला बना रहा है, पूरे दुनिया में AI रिवॉल्यूशन आ रहा है और हमारे में जमीन खोदो रिवॉल्यूशन आ रहा है। एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के डेवलपमेंट में। बहरहाल मैं वापस से आता हूँ मुस्लिम भाइयों पर।
आपको इस बात पे, मैं भी कुछ न्यूज सुन रहा था वक्फ बोर्ड पे कि वक्फ पे रिफॉर्म आने वाला है और हम ये नहीं चाहेंगे, और मैं जानता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कैसी चीजें चलती है कि अगर रिफॉर्म आ गया तो हमारी कब्रिस्तान की जमीन छीन ली जाएगी, ये वो। क्यों नहीं आना चाहिए रिफॉर्म? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आना चाहिए रिफॉर्म? जब वक्फ बोर्ड के पास देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी देश में डिफेंस के पास है, देन रेलवे और फिर वक्फ बोर्ड, 9 लाख एकड़ की जमीन है इसके पास। हाँ, मेरे ख्याल से 1,20,000 करोड़ इतनी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। जब देश के तीसरे सबसे बड़े प्रॉपर्टी वाले संस्था के पास इतना पैसा है तो उस कम्युनिटी का ये हाल। फिर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें 90% अनरजिस्टर्ड है। इतनी प्रॉपर्टी है, आप वहां पे स्कूल बना लो, कितने बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जितने स्कूल बनने चाहिए उतने बने नहीं, जितने हॉस्पिटल्स बनने चाहिए उतने बने नहीं। आप उस पे एक रियल एस्टेट खड़ा कर दो, उससे जो रेवेन्यू आती है उसको आप इस कम्युनिटी के डेवलपमेंट में लगाओ, लेकिन नहीं करना है आपको। तो क्यों नहीं आनी चाहिए रिफॉर्म? क्यों नहीं आनी चाहिए? हाँ, उसमें एक क्लॉज जो है वो डिस्प्यूटेबल है, जिसमें आर्टिकल 28, 29, 30 का हनन है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में या वक्फ बोर्ड में हम हिंदूज को भेजेंगे। जाहिर सी बात ये डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि टेंपल्स में हम किसी मुस्लिम टेंपल की किसी भी कमेटी में मुस्लिम्स को नहीं भेजते हैं। ये तो वोट बैंक के लिए किया गया है, ये डिस्प्यूटेबल है। लेकिन अगर इस क्लॉज को छोड़ दिया जाए तो रिफॉर्म क्यों नहीं आना चाहिए? पहला सवाल। हालांकि मैं वक्फ बोर्ड पे अलग से वीडियो बना दूंगा। बहरहाल मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है कि आपको लड़ना किस चीज पे है। आपको औरंगजेब पे नहीं लड़ना है, आपको ये वक्फ बोर्ड पे रिफॉर्म पे नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है एजुकेशन पे। आपको एजुकेशन चाहिए, एनरोलमेंट रेशियो चाहिए, आपको लड़ना है एम्प्लॉयमेंट पे कि रोजगार दो, आपको लड़ना है स्किल पे कि आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको लड़ना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? आपको इन चीजों पे लड़ाई करनी है, इन पे नहीं करनी है। औरंगजेब वाज अ वेरी क्रूअल रूलर, नहीं करनी है इन पे लड़ाई आपको। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर रखना, अच्छा हो बुरा हो जरूर रखना। थैंक यू।